वेलकम गाइज, स्वागत है आप सभी का। गाइज मैं जेपी नजोड़ दिल्ली से। तो गाइज आज हम बात करने वाले हैं ईसीयू की क्लास लेंगे। तो ईसीयू में कहाँ से इनपुट है और कहाँ से आउटपुट है और ईसीयू ख़राब होने के कारण, और साथ में हमारे पास केटीएम गाड़ी खड़ी है उसके अंदर कितने इनपुट है। ठीक है, तब पूरी डिटेल मिलेगी, वीडियो स्किप मत करना, बहुत इन्फॉर्मेशन वीडियो होने वाली है। और हाँ, एक चीज़ और बताऊँ, मेरे यहाँ पर जो दिल्ली में B6 ट्रेनिंग होती है हर मंथ, तो अभी मार्च का बैच फुल है। अप्रैल का बैच की मैं डेट बता देता हूँ कब की है। अप्रैल की जो बैच की डेट है वो है, सॉरी एक मिनट, 24 अप्रैल 24 अप्रैल से 1 मई, ये है। मार्च का बैच फुल है, उसमें ऑलरेडी 55 के आसपास मैकेनिक भाई का रजिस्ट्रेशन हो चुका है। लेकिन आप अप्रैल के बैच में आने में इंटरेस्टेड हो, आना कुछ B6 की नॉलेज लेना चाहते हो, तो आप इस बैच में 24 अप्रैल से 1 मई के बैच में आप आएगा। उसके लिए मेरा व्हाट्सअप नंबर है, वो मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। कौन सा है? 9212131845। ये व्हाट्सअप है, कॉल नहीं करना, व्हाट्सअप कर लो। 9212131845। तो ये जो है, ये व्हाट्सअप नंबर है, इस पर जाके आप व्हाट्सअप करो और ट्रेनिंग लिख कर भेजो। पूरी डिटेल आ जाएगी, टोटल कितना खर्चा आएगा, पूरी PDF आ जाएगी आपके पास। और मेरे यहाँ पे प्रॉपर ग्राउंड तरीके से जो हमें BCC ट्रेनिंग देते हैं और क्या क्या प्रोवाइड कर रहे हैं। दिल्ली में आने का क्या क्या फ़ायदा है। दिल्ली में आने का फ़ायदा है तो आपको पता है, ऑल ओवर इंडिया की जो टूल्स की और स्पेस का जो हब है वो दिल्ली है। तो यहाँ पर अपना बिजनेस कैसे ग्रो करो, एज ए स्पेयर कैसे, कहाँ से, क्योंकि मेरे यहाँ पर रुकते हैं मैकेनिक भाई, तो एक्सप्लोर करते हैं मार्केट को जाकर। वहाँ स्पेयर सस्ता, क्योंकि सस्ता स्पेयर दिल्ली में ही मिलता है जो कमाई वाले होते हैं। ठीक है, तो ओरिजिनल पार्ट यहाँ से आप कैसे लेके जाओ, साथ में टूल अलग अलग बंसल टूल है हमारे यहाँ पे, मतलब काफ़ी कुछ है। अगर बात करें तो साथ में जो बिजनेस को बढ़ाने के जो तरीके हैं वो मैं शेयर करता हूँ। और हमारे जो अरुण जोशी सर हैं वो आते हैं, वो भी शेयर करते हैं, क्योंकि मैं खुद एक नीचे लेवल से यहाँ तक आया हूँ। तो मेरी अभी फ़िलहाल 2 वर्कशॉप चल रही हैं, तो इतने जो बड़ा सर्विस सेंटर है, साथ में एक वर्कशॉप को कैसे मैनेज करें वो टिप्स देता हूँ। घुमा फिरा के एक ही बात है, पैसा कैसे कमाना है, उसके टिप्स ऑलरेडी मेरे पास मिलते हैं। ठीक है, तो अभी हम अपने टॉपिक पर वापसी आते हैं। और B6 का जो गाड़ी में है या BS4 FI गाड़ियाँ हैं, उसके ECU के बारे में बात करेंगे। तो ECU कहाँ से इनपुट लेता है, कितनी इनपुट मैक्सिमम होती हैं, ठीक है, और आउटपुट कौन कौन सी होती है। तो ECU खराब होने के कारण जो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताए थे, तो अपनी ये खोल लेता हूँ मैं एक बार। तो गाइस ये ECU, सबसे पहले तो बात करें ECU का कार्य क्या है। तो ECU हमारा फ्यूल इंजेक्शन और इग्निशन टाइमिंग को कंट्रोल करता है। मतलब फ्यूल इंजेक्शन, कौन से स्टॉक में फ्यूल का स्प्रे करना है और कहाँ पे कौन से स्टॉक में हमारा जो होता है जो इग्निशन मतलब स्पार्क करवाना है, ये कंट्रोल करता है। इनपुट कहाँ से, सेंसरों से डाटा लेगा और एक्चुएटर से उसका काम करवाएगा। ये कार्य है। जो मैक्सिमम इनपुट कितनी होती है इसकी, मैक्सिमम इनपुट किसी भी गाड़ी में देखें, हर गाड़ी में नहीं, मॉडल टू मॉडल डिपेंड करता है, तो होती है 3। कहाँ कहाँ से? सबसे पहले होते हैं बैटरी से डायरेक्ट, जैसे कि ये बैटरी आई, ये क्या है, फ्यूज बॉक्स है, और इसे ये इनपुट है, ये कौन सी है, 12 वोल्ट, तो ये फर्स्ट इनपुट है। ये कौन सी है, फर्स्ट वाली। और सेकंड कौन सी है, फ्यूज बॉक्स से गया कहाँ, हैंडल इग्निशन स्विच में, और वहाँ से गया एक, तो ये क्या हो गया, सेकंड इनपुट, ये सेकंड है। और लास्ट एंड और फाइनल क्या है, ये मॉडल टू मॉडल हैंडल लॉक से किल स्विच में आएगा, और ये थर्ड वाली होगी, ये क्या है, 12 वोल्ट है। तो मैक्सिमम किसी भी गाड़ी में 3 इनपुट मिलेगी, 12 वोल्ट की सप्लाई। ग्राउंड भी होता है, ये ग्राउंड मैंने एक दिखाया है, कई गाड़ियों में 1 2 3 भी ग्राउंड हो सकता है। तो आप मतलब क्या है, मॉडल टू मॉडल डिपेंड करता है कितनी ये होगी सप्लाई। जैसे कि अगर बात करें हम स्प्लेंडर प्लस की, जो अपना सबसे ज़्यादा बिकने वाला मॉडल है इंडिया का, बाइक के मामले में बात करें तो उसमें कौन कौन सी है, तो उसमें स्प्लेंडर में एक तो अपनी ये है, ये वाली, और दूसरा है हैंडल लॉक, मतलब 2 हैं ये, 1 और 2।
ये 2 सप्लाई में, क्योंकि उसके अंदर किल स्विच है ही नहीं, ठीक है। और होंडा एक्टिवा की बात करें तो उसमें तीनों सप्लाई है, क्योंकि में किल स्विच भी है। तो मॉडल टू मॉडल डिपेंड करता है कंपनी ने कितनी वो डाली हुई है। और अभी मैं बात करूँ यामा की, तो यामा में क्या है, ये सप्लाई है ही नहीं। कौन सी? जो बैटरी से डायरेक्ट है, ये है ही नहीं इनपुट। उसमें 2 ही सप्लाई है, किल स्विच से और अपने हैंडलॉक स्विच से, यामा के कई मॉडल में, ठीक है। और अभी मेरे सामने गाड़ी खड़ी है केटीएम में बताएंगे कितनी इनपुट है, और ECU चेक करके बताऊंगा। ECU खराब है इसका, लेकिन आपने ECU रिप्लेस कराने में क्या क्या ध्यान रखना है, किसका? KTM सीरीज का। और ये तीनों सप्लाई इनपुट मिलने के बाद ECU क्या करता है, साथ में ग्राउंड भी होता है। ये सप्लाई कन्फर्म है तो अपने आउटपुट होता है क्या, ये है रेफरेंस वोल्टेज। क्या है? रेफरेंस वोल्टेज, जो कि सेंसर्स के लिए अपने जो सेंसर यूनिट होती है और EOT सेंसर है, उनका ही रहता है 5 वोल्ट का रेफरेंस वोल्टेज। तो ये रेफरेंस वोल्टेज क्या है, ECU 12 वोल्ट देगा और 5 वोल्ट रेफरेंस देगा सेंसर को वर्किंग कराने के लिए, ठीक है। और ये तो देता है सेंसर को। इनसे क्या है, जैसे ये 5 वोल्ट रेफरेंस देगा तो वहाँ से सिग्नल मिलेगा किसको? ECU को। ये ऐसे सिग्नल लेगा। और जितने भी हमारे एक्चुएटर हैं, एक्चुएटर कौन कौन से हैं, जैसे कि फ्यूल पंप है, इंजेक्टर है, इग्निशन कॉयल है, परजवाल है और ISCV वाल है। तो जितने भी हमारे एक्चुएटर है उसको वर्किंग कराता है कौन? ECU। ये ECU है। तो उसको क्या, ग्राउंड सिग्नल प्रोवाइड करता है। तो एक ये मैंने एक ही दिखा रखा है, लेकिन ग्राउंड सिग्नल इससे क्या है, ये ग्राउंड सिग्नल प्रोवाइड करेगा। मतलब ये है आउटपुट इसकी और ये इनपुट है, ठीक है। तो ये देगा, तब हमारे प्रॉपर जो सिस्टम है वो मैनेज होता है। ये क्या है, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट है। कंपनी ने इसमें एक सॉफ्टवेयर डाल दिया, ये खाली हार्डवेयर है। जैसे क्या है, ये हार्डवेयर है, इसके अंदर माइक्रोचिप लगी हुई थी, ये माइक्रोचिप है। ये मैंने RS-200 का पूरा ECU खोला हुआ है, तो कितने छोटे छोटे पार्ट है इसके अंदर, माइक्रोचिप है। तो ये क्या है कि हार्डवेयर है, लेकिन कंपनी क्या करती है, इसके अंदर एक सॉफ्टवेयर डाल देती है। तो सॉफ्टवेयर अगर के अकॉर्डिंग ही ये काम करता है, कौन से स्टॉक में क्या काम करवाना है, कहाँ स्पार्क करना है, कहाँ फ्यूल इंजेक्शन करवाना है, वो सारा काम कौन काम करता है? ये कंट्रोल करता है। ये क्या है? ECU, इंजन कंट्रोल यूनिट, ठीक है। तो ये इस तरह से इंटीग्रेटर। सबसे ज़्यादा जो ECU खराब होते हैं ना, वो आउटपुट से होता है। आउटपुट जो मैंने बताया आपको, ये वाले 5 वोल्ट का रेफरेंस वोल्टेज और जो ग्राउंड होता है, इससे खराब होने के 98% चांस रहते हैं। अभी सलीम सर ने एक एग्जांपल दिया था। सलीम सर के पास एक गाड़ी आई थी, कौन सी? साइन। शोरूम में 3 ECU खराब होके आए, लेकिन मैकेनिकों को वहाँ पर समझ में नहीं आया क्या फॉल्ट था उसमें। उसमें फॉल्ट था फ्रंट स्पॉकेट कवर। वहाँ पे क्रैंक सेंसर का तार आउटपुट निकलता है, तो उसमें 6 वायर होते हैं। 6 वायर में हमारा एक इनपुट होता है 5 वोल्ट और एक ग्राउंड होता है। तो उसमें क्या है, चेन स्पॉकेट कवर में और चैम्बर में स्क्रू से क्या, वो बोल्ट से टाइट कर दिया था। और ये 5 वोल्ट रेफरेंस वोल्टेज होती ना, ये बॉडी अर्थ होता है, मतलब ग्राउंड हो गया था, शॉर्ट हो गया था। तो जैसे ही हम ECU लगा रहे थे तो ECU खराब हो रहा था, ठीक है। तो ये चीज़ का ध्यान देना है। ये 2 जो है ना रेफरेंस वोल्टेज, ये अगर ये आपके ग्राउंड हो गए तो ECU को बचाने वाला नहीं है। तो ध्यान रखना है, आउटपुट पे कभी भी आपका ECU बचने के चांस ना के बराबर है। मेरे पास एक गाड़ी आई थी R15V1, लेकिन उसका क्या शॉर्ट है, उसके 5 वोल्ट रेफरेंस वोल्टेज था, वो ECU हीट हो रहा है, लेकिन बच गया वो। कारण क्या है, ज़्यादा नहीं चली गाड़ी, नहीं तो वो भी ECU उड़ सकता था, ठीक है। होंडा के ECU बहुत सेंसिटिव हैं। अगर हल्का भी 5 वोल्ट का रेफरेंस ग्राउंड हो गया ना, सीधा ECU धुआं उठ जाएगा। लेकिन गाड़ी कौन सी है, कई ECU क्या आता है, गधे ECU, मतलब वो ज़्यादा इफेक्ट नहीं करते, ठीक है। होंडा के बहुत सेंसिटिव है, तो होंडा के ECU में बहुत ध्यान से काम करना होता है, ठीक है। तो उस पर काम करोगे तो जो हमारी 20 गाड़ी है उस पर ज़्यादा दिक्कत नहीं आनी है। मतलब सावधानियाँ तो रखनी है, काम करते हुए आपने बैटरी का तार हटा लेना है, वेल्डिंग करवा रहे हो तो बैटरी का तार हटाना है। कई चीज़ें हैं, डार्ट फ्यूल उसका स्प्रे क्या होता है ना, वाटर जो गाड़ी वॉशिंग कराते हो, स्प्रे नहीं मारना, सीधा डार्ट वायरिंग करना है इस पर ECU पे। आजकल HF डिलक्स थ्रोटल बॉडी के ऊपर ECU है, वहाँ स्प्रे नहीं मारना है। क्रैकिंग आ रखी है उस पर, टेपिंग करा दो। मतलब सेफ्टी तो रखनी पड़ेगी, तब आप बेफिर कर ओके 20 गाड़ी पर काम कर सकते हो। और मेरे यहाँ पर अगर एक बार ट्रेनिंग ले लिया आपने यहाँ दिल्ली में आके, तो आपको दिक्कत ही नहीं आएगी किसी भी प्रकार की, उसकी गारंटी हम देते हैं, दिल खुल जाता है, ठीक है।
और आपके प्रॉपर टूल होने चाहिए, कौन सा फ्यूल प्रेशर गेज है और OBD है, और अपना साथ में मल्टीमीटर। मल्टीमीटर चलाना बहुत ज़रूरी है। मल्टीमीटर की नॉलेज नहीं है तो आपको मल्टीमीटर सीखना पड़ेगा अगर 20 का काम करना है तो। मैकेनिक जो लाइन है ना हमारी, ये अपडेट हो रही है, अपडेट होना बहुत ज़रूरी है लाइन में, क्योंकि BS4 से आप BS6 पर आगे कंप्लेंट डाल दिया और इसमें हमारे मैकेनिक भाई को नॉलेज नहीं है, लेकिन सीखोगे तो काम करोगे। मतलब ये टाइम किसका है, बदलाव का है, तो अपने आप को जरूर बदलाव करें। तो ये मैंने बताया था, इन दोनों पे ध्यान रखना है। अगर ये इनपुट होती है ना अपनी, ये जो 1 1 2 3 ये कहीं शॉर्ट हो जाती है तो फिर भी आपके चांस है इश्यू बचने के। क्यों? कंपनी ने हर जगह फ्यूज बॉक्स लगाए हैं अलग अलग जगह से। ये तो मैंने खाली एग्जाम्पल के तौर पे एक ही जगह लगाया है, लेकिन कई जैसे कि होंडा में है 3-4 फ्यूज डाले हुए हैं, मीटर प्रो का अलग है, ECU का अलग है, अलग अलग फ्यूज डाले हुए हैं। तो वहाँ तो इनपुट में तो बच भी सकता है ECU, लेकिन आउटपुट में इसमें बचने के चांस कम है। तो तब भी काम करो तो ये 5 वोल्ट रेफरेंस वोल्टेज और ग्राउंड जो अपने फ्यूल पंप होता है, मैं फ्यूल दिखाता हूँ आपको। फ्यूल पंप के अंदर ग्राउंड सिग्नल कौन देता है? ECU देता है। तो इसका ग्राउंड सिग्नल अगर कहीं ग्राउंड हो जाता है, मतलब कहीं पर बोर्ड है बैटरी पॉजिटिव से बिट जाता है, तो ECU खराब होने के 99% चांस रहेंगे। तो ये चीज़ों का ध्यान रखना है। अगर इसमें ओवर चार्जिंग बैटरी का वोल्ट चले गए तो ये उड़ने तब भी चांस रहेंगे। कईयों के RR यूनिट खराब होते हैं। अभी मेरे पास एक गाड़ी आई थी बुलेट, तो उसमें क्या हो रहा था, ECU और वायरिंग दोनों शॉर्ट हो गए। लेकिन जब हमने नई वायरिंग और नया ECU इंस्टॉल किया तो गाड़ी स्टार्ट की, तो उसमें माल फंक्शन इंडिकेटर लाइट आ गई। और कोड कौन सा गया? P0 565 503। ये है हाई वोल्टेज। तो ये हाई वोल्टेज जैसे मैंने किया तो उसके अंदर मैंने बैटरी पे जब मल्टीमीटर से चेक किया तो वहाँ पे 17 वोल्ट आ रहे थे। तो मैंने क्या, इन गाड़ी को बंद किया फटाफट, उसी टाइम ने RR यूनिट चेंज कराया, गाड़ी ये कोड हटा दिया फिर। तो ECU के अंदर ज़्यादा वोल्टेज ही नहीं जानी चाहिए, नहीं तो ECU उड़ता है। उसकी 2 सप्लाई हैं। अगर KTM की बात करें तो KTM में एक तो होता हुआ हमारा किल स्विच से, जो ये वायर है, एक तो इनपुट ये है, ये फर्स्ट सप्लाई है किल स्विच से, और जो सेकंड सप्लाई है उसकी मेन रिले से आउटपुट निकलता है। कौन से कलर का तार है? ब्राउन पे वाइट। इस मान के चलो फ्यूज बॉक्स से होते हुए मेन रिले में जाता है, और मेन रिले से आउटपुट निकलता है। मेन रिले से मेन रिले का जो आउटपुट निकलेगा वो इसमें सप्लाई जाती है। कलर कोड मैंने बता दिया, ब्राउन पे वाइट। 2 सप्लाई, ग्राउंड तो होगा ही, 3 वायर में होता ग्राउंड। ये चेक करके फिर भी अगर मीटर के अंदर माल फंक्शन लाइट नहीं आती है, फ्यूल पंप नहीं चलता है, तो आपका ECU खराब है। ठीक है, तो ECU रिप्लेस करना पड़ेगा। और KTM सीरीज की कोई भी गाड़ी अगर आपके पास आती है और ECU खराब लग रहा है आपको, तो अपने पास नहीं करवाना, मैकेनिक जो कस्टमर भाई उसको बोलो आप ऑथराइज सर्विस सेंटर में जाओ और वहीं रिप्लेस कराओ। मतलब डलवाया आपने, 1-2 दिन के बाद खराब हुआ है तो कस्टमर हमारे चेप होगा, क्योंकि हमारी इतनी वो नहीं है, हम वारंटी दे सके। तो कस्टमर की भलाई इसी में है, वहाँ जाओ और कंपनी में जाकर अपना ECU रिप्लेस कराओ। कहीं कोई दिक्कत आती है तो वहाँ पर वारंटी मिल जाएगी। हमारे यहाँ पर लोकल में कोई मार्केट में, लोकल में कोई भी मैकेनिक भाई वारंटी नहीं दे पाएगा, क्योंकि 9,000 का ECU है, क्या चार्ज कमा लेगा? 500-700 रुपये, 1,000 रुपये कमा लेगा, लेकिन इतनी वारंटी नहीं दे पाएगा। लेकिन कंपनी जो होती है ना, ऑथराइज सर्विस सेंटर, वहाँ से वारंटी मिल जाएगी आपको। हो सकता है वहाँ पर 2 पैसे आपके ज़्यादा लगे, लेकिन वारंटी वहीं से कराना है। ठीक है, तो मैंने बताया भी बीच में 2 गाड़ियाँ खड़ी हैं, दोनों गाड़ियों को मैं ऑथराइज सर्विस सेंटर भेज रहा हूँ। ठीक है, तो ये ECU के बारे में एक छोटी सी क्लास थी। अगर वीडियो इन्फॉर्मेशन लगी हो